अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। ये जो वीलॉग मैं अभी करने चला हूँ, इसका एक बड़ा मखसूस किस्म का बैकग्राउंड है। अब से थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने कोई क्लिप भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, जो क्लिप एक पाकिस्तानी मुमताज़ वीलॉगर हैं, उनका एक वीलॉग है, उस वीलॉग के अंदर का ये क्लिप था। और मैं भी आपको बताता हूँ कि वीलॉगर कौन थे और क्लिप में क्या था। लेकिन जब मैंने ये क्लिप देखा, और जिस चीज़ के बारे में ये क्लिप था, उसका चूँकि मुझसे भी किसी हद तक थोड़ा बहुत ताल्लुक था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझसे भी ताल्लुक था। तो मैं एक सोच में पड़ गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो आखिर है क्या? अब बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी बड़े हुए हैं, कराची में थे, लाहौर में थे, इस्लामाबाद में थे, पिंडी में थे, गुजरांवाला में थे, फैसलाबाद में थे, पाकिस्तान से बाहर रह रहे थे, या बरतानिया में थे, या दुबई में आपने बचपन गुजारा है, या सऊदी अरब में, तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सप्लेनेशंस देते हुए सुना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। ये एक्सप्लेनेशन देने वालों में हुकूमतें भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, सरकारी मुलाजमीन भी हैं, सियासतदान भी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, प्रेसिडेंट्स भी हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हैं, फिलोसोफर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, ऑथर्स भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। तो ये कि पाकिस्तान का मसला है क्या? तो कहीं ये डिस्क्राइब होता है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की आबादी जो है, उसमें बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा हो गया है, जिसकी वजह से रिसोर्स कंस्ट्रेंट पैदा हो गया है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए हैं, उनके लिए रिसोर्सेज़ नहीं है, उनको तालीम नहीं दी जा सकी। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर मौलवी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मसला ये है कि इम्पोर्ट्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं, इसकी एक्सपोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ हैं, वो कम्पेटिटिव नहीं है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि पाकिस्तान ने 90 की दिहाई में जब उसने इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल के ऊपर अपने बिजली पैदा करनी शुरू की, एनर्जी के ज़राए की डिपेंडेंस जो है वो इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर, इम्पोर्टेड फिर गैस के ऊपर होने लग गई। वो एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर जो है बन गया है। बहुत से लोग ये भी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में चूँकि एक सियासी कल्चर नहीं था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, या एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इसलिए यहाँ पे 90-50 की दिहाई से यहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू हो गई, मार्शल लॉ लग गया, बार-बार इसे कहते हैं, जो है मार्शल लॉ लगते रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कल्चर जो है डेमोक्रेसी का, वो पनप नहीं सका, और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर उसके साथ लगे हुए सैकड़ों, दर्जनों, हज़ारों किस्म के मसले हैं। कोई कहता है पाकिस्तान में रिसर्च और तहकीक की बड़ी कमी है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। कोई कहता है पाकिस्तान का एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था हिंदुस्तान के साथ, अगर शुरू से ही कश्मीर का मसला ना पैदा होता, तो फिर शायद मसाइल इस किस्म के ना होते। तो जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं, जितने दिमाग हैं उतनी किस्म की सोच है। मैं आज जब ये क्लिप देख रहा था, जिसका भी मैं आपसे ज़िक्र करने वाला हूँ कि ये क्लिप किसका था और ये क्लिप की में क्या था इस क्लिप के अंदर, तो मुझे बड़ी मतलब, एंड आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू, कि पाकिस्तान के मुझे लगता है कि 2 किस्म के मसले हैं, बाकी तमाम मसाइल से पहले, और बाकी तमाम जो मसाइल हैं, वो इन 2 मसाइल की जड़ है। पहला पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तानी कौम की फॉर वेरियस रीज़न्स, उसकी जो सोच है, उसकी जो फ़िक्र है, वो बहुत कन्फ्यूज़्ड है, बहुत कायोटिक है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और फिर ज़ाहिर है कि वो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चूँकि बहुत यहाँ पे एक पॉलिटिकल कल्चर नहीं था, यहाँ पर आज़ादी नहीं थी, शुरू से यहाँ पर एक मार्शल लॉ इंटरवेंशन शुरू हो गई। चूँकि फ़ौजी ज़हन एक ख़ास किस्म का डिसिप्लिन डिमांड करता है, उनकी ख़ास किस्म की लीनियर और स्ट्रेट थिंकिंग होती है, और वो फ़ौज के अपने मख़सूस कल्चर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ़ौज के कल्चर के अंदर चूँकि जंग करनी होती है, जंग के अंदर चेन ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर ऊपर से जो अफ़सर बाला होगा, जो भी कमांडिंग ऑफिसर होगा, वो किसी स्टेज पे मेजर होगा, कहीं कर्नल होगा, कहीं ब्रिगेडियर होगा, कहीं जनरल होगा। उसने एक ऑर्डर देना है, उस ऑर्डर की तकमील होनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जहाँ हुक्म ये आना है कि गोली चलाओ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, स्ट्रेट ईस्ट वेस्ट पे बमबारी शुरू कर दो, तो वहाँ ज़ाहिर है कि आपने अगर उसको सवाल बैठ शुरू कर दें, उसको क्वेश्चन करने लग जाएँ कि भई ये जंग क्यों करनी है, गोली क्यों चलानी है? अगर आप इस तरह से सवाल पूछने लग जाएँ, तो वो चेन ऑफ कमांड, वो हायरार्की और वो सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है, वो मुतासिर हो जाएगी। इसलिए फ़ौज के अपने अंदर का जो कल्चर, जो बिल्कुल राइटली सो उनका कल्चर है, वो कल्चर ये है कि आपने कमांड को एक्सेप्ट करना है, आपने क्वेश्चन नहीं करना, आपने आगे से बहस नहीं करनी, आपने बहस-मुबाहिसा नहीं करना, डिबेट नहीं करनी, आपने बात को मानना है, यही चेन ऑफ कमांड है। इसी को वो डिसिप्लिन भी कहते हैं, और फ़ौज की हद तक की बिल्कुल बात ठीक है। और दुनिया की अक्सर फ़ौजें ज़ाहिर है इसी किस्म की होगी, हर फ़ौज ऐसी होगी, कोई फ़ौज जो भी मॉडर्न आर्मी है, वो इस डिसिप्लिन, इस कम्युनिकेशन, इस चेन ऑफ कमांड के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती। लेकिन दुनिया के जो अक्सर ममालिक हैं, वहाँ पे फ़ौजी हुकूमतें नहीं होती, और कभी आ भी जाती है तो सारी उम्र के लिए नहीं बैठ जाती। वहाँ रिपीटेड मार्शल लॉज़ नहीं लगते। जब पाकिस्तान में रिपीटेड मार्शल लॉज़ लगे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सोचने का जो अंदाज़ है कौमों का, उसे कहते हैं कि
सोच जो है वो मिलिटराइज़ेशन उसकी हो गई है। यानी फ़ौज जो है उसकी एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरह की सोच हो गई है और चूँकि डिबेट नहीं हुई, डिबेट को एनकरेज नहीं किया गया, डिबेट के ऊपर तरह-तरह की कतगने और रुकावटें लगा दी गईं, सोचने की आज़ादी नहीं थी। जो भी लोग सोचने लगते हैं वो कहते हैं ये इसमें दायरा लगा हुआ है, ये रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ब्लू लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ग्रीन लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इधर नहीं कहना है, वो कहना गलत हो गया, ये कहना गलत हो गया, ये कैसे कह दिया, ये कौमी सलामती का मसला है, उसके अंदर फिर इस्लाम का मसला भी ऐड हो गया। बॉटम लाइन उसकी है कि पाकिस्तान की जो सोच जिसको उर्दू में फ़िक्र कहते हैं और जो थॉट है, वो बहुत परागंदा है, बहुत कन्फ्यूज़्ड है, बहुत कायोटिक है और सोचने-समझने की सलाहियतें जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। और मुल्क का साइज़ बहुत बड़ा है, 240 से 250 मिलियन की आबादी है, 24-25 करोड़ की आबादी है, लेकिन सोच बहुत कमज़ोर है। इसको पॉवर्टी ऑफ थॉट जो है, वो आप कह सकते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा मसला है और इसके साथ बाकी हज़ारों मसले जो हैं, वो लिंक्ड हैं। कहते हैं कैंसर जो लोग डॉक्टरी से, मेडिसिन से वाकिफ़ हैं, कैंसर अगर लोकलाइज़्ड होगा, किसी भी बॉडी के ऑर्गन का होगा, ब्रेस्ट का है, फुट का है, किसी बोन एंड का है, किसी ऑर्गन का है, लिवर का है, कुछ ना कुछ उसका इलाज ज़रूर हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, इफ़ेक्टिव कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो सकती है। लेकिन जब कैंसर फैल जाए, डिसेमिनेट कर जाए, जगह-जगह जाके उसके वो डेवलप कर जाए कैंसर या ब्लड कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ले, फैल जाए बॉडी के अंदर, तो फिर उसका उसका इलाज करना और उससे जान छुड़ाना जो है ना बहुत मुश्किल है। जब किसी कौम की सोच ही जो है वो डिफेक्टिव हो जाए सारी की सारी, यानी सारे के सारे सोचने का अंदाज ही अजीब हो जाए, उनको कोई भी चीज़ सीधी सामने पड़ी हुई नज़र ही ना आए, जो चीज़ वो देखें उसको उल्टे अंदाज से देखें, कहीं उनको लगे कि ये अहमदियों की साजिश हो गई है, ये कादियानियों की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ ने ये इस तरह से किया होगा, तो वहाँ पर फिर मसाइल का हल निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक पहला मसला है कि सोच जो है वो बहुत कायोटिक है, बहुत कन्फ्यूज़्ड है, बहुत पॉवर्टी ऑफ थॉट है। दूसरी चीज़ है कि मुनाफ़िक़त बहुत ज़्यादा है। यानी झूठ तो चलें कोई एक आई डोंट नो कि झूठ और मुनाफ़िक़त में कैसे फ़र्क करेंगे। लेकिन जो मुनाफ़िक़त है कि आपको सामने-सामने एक चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन आपने उसका कुछ से कुछ उसका बना देना है और हकीकत को तस्लीम आपने नहीं करना, वो जो मुनाफ़िक़त है वो भी बदरजा उत्तम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन दोनों चीज़ों का मिल के जो मजमूआ है, उसने पाकिस्तान की बाकी सारी खराबियाँ जिनका मैंने शुरू में ज़िक्र किया है, ये कमज़ोरियाँ वो पैदा कर दी। अब वो क्लिप क्या था? पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट यंग, बहुत ही नौजवान, बड़े पैशनेट किस्म के व्लॉगर हैं, जो पता नहीं बरतानिया या यूरोप के दरमियान में कहीं होते हैं और मुझे अगर नाम उनका गलत याद नहीं है, तो उनका नाम मखदूम शहाबुद्दीन उनका नाम है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है, बड़ी रेजोनेंस की। उनका कोई व्लॉग था, उस व्लॉग का कोई तकरीबन डेढ़ 2 मिनट का क्लिप किसी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर। और वो क्लिप में मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो हैं, वो बहुत मेहनत करके, बड़े पैशनेट तरीके से, बड़े सिंसियर तरीके से वॉशिंगटन के अंदर जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने जो आईएमएफ के बाहर एक छोटा-सा मुज़ाहरा किया, जिसका मैं भी पार्ट था, जहाँ मैंने भी एक स्पीच की, मैं भी वहाँ गया हुआ था। उसमें मखदूम शहाबुद्दीन साहब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान में जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत भी है, अता तारड़ साहब भी हैं और ग़ालिबन पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग़ के अंदर बहुत से लोग जो हैं, जो कह रहे हैं कि ये जो मुज़ाहरा हुआ आईएमएफ का और जो ट्रक चल रहे थे, जिनके ऊपर स्क्रीन्स लगी हुई थी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साज़िश थी। और ये साज़िश बड़ी घिनौनी साज़िश थी और ये ग़ालिबन एक सहूनी साज़िश थी और इसमें चूँकि डॉक्टर शहबाज़ गिल आए हैं, डॉक्टर शहबाज़ गिल जो हैं वो क्योंकि अमेरिकन शहरी हैं, हालाँकि वो अमेरिकन सिटिज़न नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे और अमेरिकन सिटिज़न बहुत थे, चूँकि पाकिस्तानी अमेरिकन थे। चूँकि अमेरिका है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है अमेरिका के सिटिज़न मौजूद हैं, पहले बेवकूफ़ो अमेरिका जो है तो यहाँ जो रहते हैं उनमें से अक्सर शहरी ही होंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि शहबाज़ गिल जो हैं वो सिटिज़न नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने उनको चूँकि शौक था कि मैंने पाकिस्तान जाके मिनिस्ट्री लेनी है या मैंने एसएपीएम बनना है किसी का, तो उन्होंने रेज़िडेंट स्टेटस ही अपना रखा हुआ है, उन्होंने सिटिज़नशिप ली भी नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। अगर शहबाज़ गिल ने मेरे से भी छुपाया हुआ है, मुझसे भी झूठ बोला हुआ है, तो वो फिर एक अलग इश्यू है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शहबाज़ गिल जो है, वो रेज़िडेंट है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, हालाँकि वो यहाँ 10-15 बरस रहा है। उसने सिटिज़नशिप नहीं ली बिकॉज़ वो पाकिस्तान वापस जाना चाहता था, उसके दिमाग में ये कीड़ा था, ठीक है? बहरहाल, तो उन्होंने कहा जी शहबाज़ गिल चूँकि अमरीकी शहरी है, वहाँ पर चूँकि वो आया है, तो 2 चीज़ें हो गई हैं। एक तो अमरीका की साज़िश उसमें हो गई है और दूसरा ये है कि चूँकि ये इससे पता चला है कि ये सारा का सारा जो मुज़ाहरा हुआ है, ये पीटीआई ने करवाया। अच्छा, अब ये मैं बात जो कर रहा हूँ इसका मखदूम शहाबुद्दीन से ताल्लुक नहीं है। मखदूम शहाबुद्दीन साहब बेचारे तो इस क्लिप के अंदर बहुत मेहनत करके ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये तासुर जो है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जितनी मखदूम शहाबुद्दीन को इसमें मेहनत करनी पड़ रही है और जितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है और जिस किस्म की वो एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं और जिस तरह से उसको क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे मुझे बड़ी मखदूम शहाबुद्दीन पे भी तरस आया, अपने ऊपर भी तरस आया, पाकिस्तानी कौम पे भी तरस आया, अपने दिमाग पे भी तरस आया और ये भी ख़्याल आया कि इस कौम का क्या होगा?
कि एक टोटल नॉन इशू है, जिसको पता नहीं क्या उन्होंने बना दिया है। और भाई पाकिस्तानी अमेरिकन्स वहाँ गए हैं, चंद दर्जन लोग, सिर्फ ये मुज़ाहरा करके ये बावर करवाने के लिए आईएमएफ को कि आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आपके अपने मैंडेट के अंदर ये चीज़ शामिल है, इसीलिए आपको क्रिएट किया गया था। और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को चोरी कर लिया गया है, जिसमें मेरा ख़्याल है किसी को भी शक नहीं है। अब अगर उसको कोई भूल गया है पाकिस्तान के अंदर तो और बात है, वरना पाकिस्तान के तमाम अखबारात, तमाम ज़राए इब्लाग, तमाम टेलीविज़न चैनल जो 33 टेलीविज़न चैनल हैं, उन्होंने 9 फरवरी को अपने प्रोग्राम्स, अपनी ब्रॉडकास्ट, अपने तबसरे में ये बात मानी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जमात ने ये इलेक्शन जीत लिया है। और उसके बाद उस पे इदारिये भी लिखे गए हैं कि भई यहाँ पर इलेक्शन को चोरी किया जा रहा है, और उसके और मतलब ज़ाहिर है कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि इसके हवाले से आप क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोग यही कह रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी कर लिया गया है, ये रिगिंग नहीं हुई, पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया है। जैसे 18 व्हीलर का ट्रक कोई उठा के चोरी करके ले जाता है, ये एक नई अनहोनी किस्म की चीज़ हुई है। कोई कहे कि समंदर चोरी हो गया, दरिया चोरी हो गया, मुल्क चोरी हो गया, ये पूरा इलेक्शन ही पाकिस्तान में चोरी हो गया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि आईएमएफ को, इस हुकूमत को ये कहना चाहिए, चूँकि आईएमएफ के पास लेवरेज है, ताकत है, उन्होंने इन बेचारों को बूँद-बूँद टिपका के पैसे देने हैं। तो जहाँ वो और इनसे, अभी मैं उन कंडीशनैलिटीज़ की भी बात करता हूँ, जहाँ आईएमएफ इनसे कोतर-सौ किस्म की, 101 किस्म की और कंडीशंस इन पे इम्पोज़ करती है, तो आईएमएफ को इनको ये भी कहना चाहिए कि आप फॉर्म 45 की अकाउंटेबिलिटी करें, स्क्रूटनी करें, और उस इलेक्शन के अंदर जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं और इस इलेक्शन के नताइज में जो आपने ढाका मारा है, इसको ठीक करें। आईएमएफ कैसे कर ये नहीं रहा, बिकॉज़ आईएमएफ को पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर आईएमएफ को पाकिस्तान की जमहूरियत से, पाकिस्तान के लोगों के साथ कोई जेन्युइन हमदर्दी होती, आईएमएफ की कोई कमिटमेंट होती, तो आईएमएफ हमारे और पाकिस्तानी अमेरिकन्स के, दुनिया में किसी के कहे बगैर खुद से ये कंडीशनैलिटी इम्पोज़ करता, और वो कहता कि ये हम पैसा पाकिस्तान के लोगों को दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों ने ये पैसे वापस करने हैं, इस हमारा कर्जे के नतीजे में हम डिमांड करते हैं कि मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएँ, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ, तरह-तरह की कदगनें लगाई जाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। लेकिन चूँकि आईएमएफ को पाकिस्तान के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, आईएमएफ सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो अपनी एक इंटरनेशनल जो ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिट या उसका रोल है, वो पूरा कर रहा है। इसलिए आईएमएफ ये चीज़ नहीं कह रहा, और जो लोग ये कहते हैं कि आईएमएफ को ये करना चाहिए, वो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्हें पाकिस्तान के लोगों से प्यार है, उन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ख़्याल है, उन्हें उसका कंसर्न है। लेकिन अब पता नहीं वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसका मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो हैं इतनी मेहनत करके वहाँ पर जवाब दे रहे थे उस क्लिप में, और वो क्लिप मैंने देखा तो मुझे ख्याल आया कि मैं ये बेमौसमी किस्म का वीलॉग रिकॉर्ड करूँ, जो मैंने अदरवाइज़ रिकॉर्ड नहीं करना था। अब इससे ही नथी एक दूसरी चीज़ को आप देख लें, वो चीज़ क्या है? आईएमएफ पे, और आईएमएफ को इमरान खान ने एक सफ़े का ख़त लिख दिया कि भाई आप इलेक्शन को स्क्रूटनाइज़ करें, एन्श्योर करें कि यहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी हो, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को चेक किया जाए। तो उस पे तो एक तूफ़ान और एक कोहराम मच गया है कि इमरान खान, बाकायदा एक बड़े पढ़े-लिखे डॉन के इकोनॉमिक पॉलिसी के कॉलमनिस्ट हैं, जिन्होंने लिखा कि इससे ये साबित हो गया है कि इमरान खान अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान को नुकसान, हर किस्म का नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार है। और उसके बाद से ये सारी जो मुनाफ़िकों की फ़ौज है, इसीलिए मैंने कहा ना कि इस मुल्क के जो 2 मसले, एक तो उनकी सोच की बड़ी पॉवर्टी है, थॉट बड़ी कन्फ्यूज़िंग है, कायोटिक है, सोचने-समझने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं, और मार्शल लॉ का सब जो कहते हैं करप्शन, ये वो वगैरह, ये सब छोटी चीज़ें हैं। असल मसला मिलिटराइज़ेशन ऑफ द माइंड का ये है कि सोचने-समझने की सलाहियतें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, बिकॉज़ सोचने-समझने की सलाहियतों को कौम की एक मिलिट्री डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की गई है पिछले 50-60 बरस से, जिसकी वजह से थिंकिंग सारी लीनियर हो गई है, और कोई भी फर्टाइल क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है, उसका रास्ता जो है वो कुचल दिया गया है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला मुनाफ़िकत है। अब वो मुनाफ़िकत में लगे हुए हैं कि आईएमएफ के पास ये ख़त क्यों लिख दिया है, ये मुज़ाहरा क्यों कर दिया है, ये क्यों कह दिया है, किसी ने यूरोपियन यूनियन को तो नहीं कह दिया कि इनका जीएसपी प्लस चेक कर लो कि इनकी ह्यूमन राइट्स ठीक हैं। चूँकि डिबेट नहीं होती, इसलिए इनको ऐसे लगता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कोई नहीं सोच रहा। मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी ने ये कमेंट किया हो। खत पे तो इनके कलेजे सड़ गए हैं, इनको आग लग गई है कि इमरान खान ने खत क्यों लिखा, या पाकिस्तानी अमेरिकन ने आईएमएफ के बाहर मुज़ाहरा क्यों कर दिया। किसी ने ये गौर नहीं किया कि पिछले 24 घंटे में आईएमएफ पाकिस्तान की इस शरीफ ज़रदारी हुकूमत को ये कह रही है कि जो आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, बिटवीन जो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है, बिटवीन द प्रोविंसेस एंड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। यानी इस वक़्त जो फ़ॉर्मूला है 43-44% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 56-57% प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे चेंज करें।
और ये क्या फ़ॉर्मूला है? ये फ़ॉर्मूला पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, चूँकि ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, यही दोनों सियासी जमातें जो इस वक़्त अब दोबारा इक़्तिदार में हैं, इलेक्शन चोरी करके, जब ये एक जेन्युइन इलेक्शन करके आई थीं 2008 में, जो जेन्युइन इलेक्शन था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ की पीएमएलएन दोनों ने अपना वोट बैंक एक्सरसाइज़ किया, इलेक्शन जीत के आए थे मुशर्रफ के जाने के बाद, तो इन्होंने एक 18th अमेंडमेंट पास की थी, जिसमें ये एनएफसी अवार्ड और ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन्होंने की थी। अब ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के लोगों की मंशा है, ये पाकिस्तान के लोग ही इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन एक आईएमएफ जिसने चंद बिलियन डॉलर देने हैं पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की इस नाम नेहाद हुकूमत को डिक्टेट कर रही है कि आप पाकिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली करें। ये मैं कह नहीं रहा, ये चीज़ छप चुकी, तमाम पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारों में ये चीज़ छपी है कि आईएमएफ हुकूमत को कह रही है कि आप इस एनएफसी अवार्ड और जो सेंटर वर्सेस प्रोविंसेस फाइनेंशियल इक्वेशन है, इसे चेंज करें। और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आगे से उनको ये बताया भी है कि इसको चेंज करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। आपने देखा कि अभी कोई इदारिया आया है? मैंने नहीं देखा कि किसी को ख़्याल आया हो कि भाई ये आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर एक सीरियस इंटरफेरेंस कर रही है। इमरान खान ने ख़त लिखा है, वो इंटरफेरेंस है। हमने मुज़ाहरा कर दिया आईएमएफ के बाहर, वो तो बहुत बड़ी इसे कहते हैं हमने साज़िश कर दी है पाकिस्तान के निज़ाम के ख़िलाफ़। लेकिन आईएमएफ पाकिस्तान को ये कह रहा है कि हमसे पैसे लेने हैं चंद बिलियन डॉलर्स, बल्कि ये भी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के उन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर देना है। तो आप अपने आइन के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करें। उस पे किसी को शर्म आ रही है? ना। किसी को मौत हुई है? नहीं। किसी ने खुदकुशी की है? नहीं। कोई स्लीपलेस है? नहीं। कोई इदारिया छपा है डॉन का? नहीं छपा। कोई ट्रिब्यून का इदारिया छपा है? नहीं छपा। कोई नेशन का छपा है? नहीं छपा। कोई द न्यूज़ का छपा है? नहीं छपा। मैंने नहीं देखा किसी ने प्रोग्राम किया और किसी ने कहा कि आईएमएफ की ऐसी की तैसी, हम तो खुद अनसारी पे गौर कर सकते हैं। ये वो मुनाफ़िकत है, ये वो डबल, ट्रिपल, ट्रिपल किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, जो जिस कौम के जब बन जाते हैं, तो यकीन मानिए उसकी फलाह, उसकी तरक्की, उसका सर्वाइवल जो है, वो मुश्किल में पड़ जाता है। ऐसी कौम जिसके इस किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसका ज़हन इतनी तौर पे मर चुका है, जिसके सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी सोचने समझने की सलाहियतें छीन ली गई हैं, उसको आप आईएमएफ दें, वर्ल्ड बैंक दें, एशियन डेवलपमेंट बैंक दें, उसको अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दें, उसको चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के $60 बिलियन की कमिटमेंट दे दें, उसको दुनिया की फ़ौज दे दें, उसको न्यूक्लियर वेपन्स दे दें, उसको आप फ्री एनर्जी दे दें, उसके हाल नहीं बदल सकते। बिकॉज़ जब किसी कौम की सोचने समझने की सलाहियतें, रीज़न करने की सलाहियत जो है, एनालिसिस करने की सलाहियत, रीज़निंग, बिल्कुल रीज़न इज़ द राइट वर्ड। जब रीज़न करने की सलाहियत आपकी ख़त्म हो जाए, मंतक और लॉजिक आपकी जो है वो बिल्कुल फ़ौत हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो ऐसे ही है जैसे कि एक आदमी के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। इमेजिन करें कोई आदमी के पास बहुत बड़ा घर है, हवेली है, सब कुछ है। उसको उसको एक लॉटरी निकल आई है, उस $100 मिलियन की, बिलियन डॉलर्स उसके पास है, लेकिन उसका हाफ़िज़ा ख़त्म हो गया है। उसका ब्रेन जो है वो ब्रेन ब्रेन उसका डेड हो गया है, या उसकी सोचने समझने की सलाहियतें किसी बीमारी की वजह से ख़त्म हो गई हैं। उसके ब्रेन सेल्स काम नहीं कर रहे। हो जाता है ना, लोग पागल हो जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से सोच नहीं सकते। तो जो कौमों का भी यही होता है। अगर एक कौम की सोचने समझने की सलाहियतों को आप ख़त्म कर दें, इसीलिए कौम अभी जैसे ट्विटर बंद किया हुआ है। ट्विटर क्या करता है? ट्विटर पाकिस्तानी कौम को एनरिच करता है, उसको स्टिमुलेशन देता है, उसके माइंड को प्रोवोक करता है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। लोग आके पोजीशंस लेते हैं। जितनी ज़्यादा किसी कौम के अंदर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आर्गुमेंट्स होते हैं, जवाब होता है, आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट होते हैं, उतना ही वो कौम जो है वो रिच होती है। और मैं अमेरिका के अंदर देख रहा हूँ कि क्या डिबेट होती है, हर चीज़ के ऊपर किस किस्म की डिबेट होती है, एक-एक इश्यू के ऊपर यहाँ पर डिबेट हो रही है। तो ये पाकिस्तानी कौम का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला है, और ये मुझे मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो हैं जितनी मेहनत करके बेचारे एक्सप्लेन कर रहे थे, उससे मुझे ये ख़्याल आया। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।